गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एक बार फिर से। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल राजनीतिक दल। एक वीडियो इस पर मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, और उसमें मैंने सबसे पहले ही आपको ये बताया कि राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, क्या ज़रूरत, क्यों उनकी हमें आवश्यकता है। और उसमें हमने ये पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए, संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र, खासकर जो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र आज दुनिया भर में प्रचलित है, वो व्यवहार में संभव नहीं है। उसके बाद हमने बात की कि राजनीतिक दलों को परिभाषित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं। उसके बाद हमने राजनीतिक दलों के बारे में ब्रिटिश दृष्टिकोण की चर्चा की, फिर अमरीकी दृष्टिकोण की भी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने इन दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर जो आवश्यक तत्व हैं उनकी बात की, और फिर हमने एक साम्यवादी दृष्टिकोण की भी बात की, और जिसमें मैंने ये कहा कि आप परीक्षा के लिहाज से इसको न लिखें, आप केवल पिछली स्लाइड्स को याद रखें परीक्षा के लिए, इसको केवल समझने के लिए याद रखें। आगे आज हम बात चर्चा करते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दल के गठन के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं, क्यों बनते हैं राजनीतिक दल, सवाल ये है। तो कुछ तत्व मैंने लिखे हैं यहाँ पर, 6 हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला, मानव स्वभाव। राजनीतिक दलों को जन्म देने वाला सबसे महत्वपूर्ण और पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है मानव स्वभाव। मनुष्य का कई तरह का स्वभाव होता है। कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं, परंपराओं की बात करते हैं। दूसरे कुछ होते हैं जो प्रतिक्रियावादी कहते हैं, जो पीछे ले जाने की, प्राचीन संस्थाओं की बात करते हैं। एक तो होते हैं रूढ़िवादी, जो जैसा है वैसा बनाए रखें, उसको चेंज नहीं करना चाहते हो, ये यथास्थितिवादी है, रूढ़िवादी। एक होते हैं प्रतिक्रियावादी, जो पीछे की बात करते हैं, पहले ऐसा था, ये बहुत बढ़िया था, ये आजकल सब गड़बड़ हो गया है, ये पहले वापस हमें उसी तरफ जाना चाहिए, वो होते हैं प्रतिक्रियावादी। तीसरे होते हैं सुधारवादी कह लीजिए, जो कहते हैं कि ठीक है, वर्तमान व्यवस्था अच्छी है लेकिन थोड़ी सी इसमें गुंजाइश है बदलाव की, ये बदलाव हो सकता है, ये सुधारवादी हो गए। और चौथे होते हैं आमूल परिवर्तनवादी, वो कहते हैं सब बेकार है, सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस प्रकार से अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, और उनके इसी स्वभाव के कारण अलग प्रकार के राजनीतिक दल बन जाते हैं। दूसरा तत्व जो राजनीतिक दलों को जन्म देता है वो है धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं। बहुत सारे दल धार्मिक कारणों से बनते हैं, धार्मिक धर्म विशेष के हितों की रक्षा करने के लिए बनता है। जैसे मुस्लिम लीग की बात करें, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और उससे पहले सर आगा खान, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में, उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं भारत में, उनके अपने अलग हित हैं, और उनकी रक्षा किए जाने के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता है, और इसके लिए काम करने का तय किया था मुस्लिम लीग। उनके हितों के लिए लड़ने के लिए राजनीतिक दल बनाया था। इसी तरह से भारत में अगर हम बात करें तो हिंदू महासभा भी बनी, और अकाली दल है भी, और कुछ और भी इस प्रकार की पार्टियां हैं जो एक धर्म विशेष के लिए काम करती हैं। तीसरा है वातावरण। वातावरण भी कई बार राजनीतिक दलों को जन्म देता है। हम जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे होते हैं उस प्रकार के राजनीतिक दल बन जाते हैं। आर्थिक हित चौथा तत्व है जो राजनीतिक दलों को जन्म देता है। समान आर्थिक हितों वाले लोग मिलकर के राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं, और वो जो है अपने हितों, आर्थिक हितों के लिए काम करता है। जैसे साम्यवादी दल है, वो कहता है कि हम मजदूरों के लिए काम करेंगे, मजदूर और कम समाज का जो किसानों जैसे जो वर्ग हैं उनके लिए काम करेंगे। विचारधारा, आपकी सोच भी राजनीतिक दलों को जन्म देती है।
विचारधारा मतलब ऐसे विचार जिनको आप क्रियान्वित करना चाहते हैं। एक्शन ओरिएंटेड आइडियाज जो है उसको विचारधारा कहते हैं। और अंतिम है करिश्मा, यानी व्यक्तित्व का चमत्कार। बहुत सारे दल व्यक्तित्व किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द बनते हैं। जैसे भारत में, दक्षिण भारत में देखिए AIDMK, DMK, उड़ीसा की बात करें तो बीजू जनता दल, राजद जो बना था वो लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व के कारण बना था। इसी तरह से मायावती के व्यक्तित्व का परिणाम था बहुजन समाज पार्टी BSP, और मुलायम सिंह के व्यक्तित्व का प्रभाव था SP यानी समाजवादी पार्टी। तो ये एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द बनने वाली पार्टियां, ऐसी भी बहुत सारी पार्टियां बन जाती हैं। तो ये कई सारे तत्व हैं जो राजनीतिक दलों को जन्म देते रहे। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। क्या करते हैं राजनीतिक दल, सवाल ये है। अच्छा, एक स्लाइड मिस हो रही है इसमें आपके। चलिए, एक स्लाइड आप नोट करिएगा, आपके इसमें नहीं है, शायद मैंने बाद में बनाई होगी ये। वो ये है कि एक लेखक है मैरियम, उन्होंने 5 कार्य बताए हैं राजनीतिक दलों के। पहला, पदाधिकारियों का निर्वाचन, आप लोग नोट कर लें इसको। दूसरा, नीति निर्धारण। तीसरा, शासन संचालन अथवा उसकी रचनात्मक आलोचना। फिर से बोलता हूँ मैं। पहला, मैरियम है ये लेखक, मैरियम ने 5 कार्य बताए हैं। पदाधिकारियों का निर्वाचन, दूसरा नीति निर्धारण, तीसरा शासन संचालन, अगर सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा लिया तो शासन संचालन करेंगे, अथवा उसकी रचनात्मक आलोचना, विपक्ष की भूमिका। चौथा, प्रचार एवं जन शिक्षा, जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए काम करते हैं। और अंतिम है व्यक्ति और शासन के मध्य संचार। ये 5 कार्य बताए मैरियम ने। फिर से संक्षेप में बोल देता हूं मैं। पदाधिकारियों का निर्वाचन, नीति निर्धारण, शासन संचालन अथवा उसकी रचनात्मक आलोचना, प्रचार एवं जन शिक्षा, और 5वां, व्यक्ति और शासन के मध्य संचार। ये 5 कार्य बताए मैरियम साहब। उसके बाद आप इस स्लाइड की बात करते हैं जो आप देख पा रहे हैं। अगर हम सामान्य कार्य ढूंढने की कोशिश करें तो कई सारे कार्य राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया को एकीकरण करते हैं, सरलीकरण करते हैं और स्थिरीकरण करते हैं। ये थोड़े से तकनीकी शब्द हैं, इनका अर्थ समझ लीजिए आप लोग। एक यूँ समझें आप कि राजनीतिक प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। इनके बिना राजनीतिक व्यवस्था चल नहीं सकती। इसको स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं, बिखरी हुई व्यवस्था को एकीकृत करते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान में की बात करें, 200 MLA हम लोग चुनते हैं। अगर पार्टी ना हो, सोचिए तो क्या होगा। 200 अलग अलग MLA होंगे। पार्टी होते हुए भी सरकार बनाने में इतनी मुश्किलें आती हैं। अगर पार्टी ना हो तो सरकार बनना कितना मुश्किल हो जाएगा, लगभग असंभव सा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या, एकीकरण का काम करते हैं व्यवस्था में, और सरल करते हैं हमारे लिए काम को। ये हमें निर्णय लेना आसान बना देते हैं। ये किसको वोट दें, हमें A को चुने कि B को चुने। हमें पता है कि A को चुनेंगे तो ये A जो है, व्यक्ति जो है वो फला पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है। B व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। हमें पता है कि अगर A को चुनेंगे तो अगर किस प्रकार की नीतियां लागू होंगी, B को चुनेंगे तो किस प्रकार की नीतियां लागू होंगी। लेकिन अगर राजनीतिक दल ना हो, हर व्यक्ति अलग अलग हो, निर्दलीय हो सारे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। हमें पता ही नहीं कौन तो सरकार में जाएगा और क्या करेगा, क्योंकि 100 आदमी किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाएंगे। फिर तो पहला काम तो ये है राजनीतिक दल का। दूसरा, हित समूहीकरण।
हित समूहीकरण का मतलब मैंने पहले बताया था आपको, फिर यहाँ समझ लीजिए। हित तो समझते हैं इंटरेस्ट, दो होते हैं, एक हित स्वरूपीकरण शब्द होता है, एक होता है हित समूहीकरण। जो दबाव समूह है वो हित स्वरूपीकरण का काम करते हैं। स्वरूपीकरण माने स्पष्ट करना, और समूहीकरण का मतलब उनको समूहों में बांधना, समूह बनाना उनके। देखिए, किसी एक हित के आधार पर सरकार नहीं चल सकती। सरकार का काम होता है सभी हितों के मध्य तालमेल बिठाना। तो सरकार से पहले ये तालमेल बिठाने का काम राजनीतिक दल कर देते हैं। दबाव समूह तो अलग अलग तरह के होते हैं। मजदूरों का अलग संगठन होता है, किसानों का अलग होता है, सरकारी कर्मचारियों का अलग होता है, व्यापारियों का अलग होता है, सबके अलग अलग संगठन होते हैं। लेकिन राजनीतिक दल में इन सब के लोग होते हैं। उसमें मजदूरों के भी लोग होंगे, किसानों के भी लोग होंगे, समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके भी लोग होते हैं। तो राजनीतिक दल न केवल मजदूरों के लिए काम नहीं कर सकता, केवल किसानों के लिए काम नहीं कर सकता, उसको समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना होता है। इसलिए वो हित समूहीकरण का काम करता है, सभी हितों में तालमेल बनाने का काम करता है। तीसरा, जनता तथा सरकार के मध्य की कड़ी, या जनता और सरकार के मध्य संचार एक ही बात है। जनता की बात सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बात जनता तक पहुंचाना, ये राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य है। फिर राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक भर्ती के अभिकरण है वो। राजनीतिक समाजीकरण अर्थात राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण का काम भी करते हैं, और राजनीतिक भर्ती का काम भी करते हैं, यानी लोगों को राजनीति में लेकर के आते हैं, राजनीतिक पदों पर नियुक्त करवाते हैं। चौथा, पांचवा मिल्की, समाज के लिए उद्देश्यों का निर्धारण। समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए समाज की, इसका निर्धारण राजनीतिक दल करते हैं। अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं, आपको पता है, चुनाव से पहले अपनी नीतियां बताते हैं कि हम अगर आए तो किस तरफ जाएगा देश, किस तरफ लेके जाएंगे हम, हमारी क्या नीतियां होंगी। तो वो समाज के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फिर सरकार के विविध अंगों के मध्य समन्वय। देखिए, अमेरिका में जहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है, वहाँ पर ये भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। अगर राष्ट्रपति और कांग्रेस में अलग अलग दलों का बहुमत हो जाए तो सरकार चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि राष्ट्रपति बजट पारित नहीं करा पाते संसद से, वहाँ की कांग्रेस से, जिसको हम संसद कहते हैं वहाँ उसको कांग्रेस कहते हैं, वहाँ की कांग्रेस से वो बजट पारित नहीं करा पाते, और कई बार उन्हें अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना पड़ता है। अलग अलग दल हो जाए तो, समान दल हो तो काम आसानी से चलता है। अभी देखिए, अभी आपको पता है अमेरिका में बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे होंगे। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, जो बाइडन। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, और अब जो अमेरिका की कांग्रेस है उसके दोनों सदनों में, संयोग की बात देखिए, दोनों सदनों में अब उन्हीं की पार्टी का बहुमत आ गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहले से बहुमत था उनका, और सीनेट में भी अभी हाल ही में उन्होंने 2 सीटें जीत ली हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि अब 50 सीटें उनकी हो गई हैं। 100 में से 50-50 हो गया मामला, और क्योंकि निर्णायक वोट उपराष्ट्रपति का होता है तो अब उनको बिल पास कराने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल जो है सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य तालमेल बिठाने का काम भी करते हैं। राष्ट्रपति को मदद मिलती है इससे कानून बनवाने में। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा का अभिकरण है। जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं राजनीतिक दल। जनता के समक्ष जो महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे हैं उनको रखते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है सत्ता पर नियंत्रण अथवा विपक्ष की भूमिका। ये तो सबसे महत्वपूर्ण काम है राजनीतिक दलों का, आप सब जानते ही हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो राजनीतिक दलों के और बहुत सारे कार्य हम आ, देखते हैं। जैसे राजनीतिक दल बहुत बार किसी समाज विशेष में आधुनिकीकरण का काम करते हैं। समाज को आधुनिक बनाने मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण का काम भी करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल कई बार लोक कल्याणकारी कार्य भी करते हैं। जन समाज सेवा के काम भी बहुत सारे करते हैं। कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र संभव ही नहीं है। लोकतंत्र को संभव बनाना सबसे बड़ा काम उनका है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, सबसे बड़ा काम उनका जो है वो है लोकतंत्र को संभव बनाते हैं। लोकतंत्र रूपी गाड़ी के पहिए हैं। जैसे कोई गाड़ी नहीं चल सकती बिना पहियों के, वैसे ही बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल हों। आगे हम बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों के गुण क्या है, क्या अच्छी बातें हैं उनमें। वैसे हम कार्यों से ही गुण निकल करके आएंगे। पहला, लोकतांत्रिक शासन को संभव बनाते हैं। बिना राजनीतिक दलों के प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र संभव नहीं हो पाएगा। वो एक अव्यवस्था में बदल करके रह जाएगा, चल नहीं पाएगा। आप देखते हैं जब बहुत सारे दल हो जाते हैं किसी शासन में तो भी मुश्किलें आने लगती हैं। 5-6 दल अगर बराबर की संख्या में सीटें लेकर के आ जाए तो सरकार बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा भारत में अगर हम बात करें तो 1989 से जो दौर शुरू हुआ था वो लगभग 10 साल तक बड़ी समस्या आई हमारे यहाँ। 10 साल की अवधि में 1, 2, 3, 4, 5 लोकसभा के चुनाव हो गए। सोचिए अगर दल हो ही नहीं तो क्या हो। दूसरी बात, योग्य व्यक्तियों को राजनीति भर्ती में सहायक होते हैं। कई लोग जो है राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन राजनीतिक दल ऐसे लोगों को राजनीति में ले आते हैं। योग्य उनके पास भले संसाधन नहीं हो तो भी वो राजनीतिक दल उनके चुनाव लड़ने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दे करके जिता करके लाते हैं और उनकी सेवाएं प्राप्त, राष्ट्र के लिए उनकी महत्वपूर्ण सेवाएं प्राप्त करते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जैसे लोग जो है राजनीति में राजनीतिक दलों के माध्यम से ही आ पाते हैं, वरना शायद न आते। नेक्स्ट, राजनीतिक जन सहभागिता में वृद्धि में सहायक होते हैं। ये जनता को शिक्षित करते हैं और राजनीति में लाने का काम करते हैं। जनता के सामने राजनीतिक मुद्दे रखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और जनता को राजनीति के प्रति राजनीति में रुचि जागृत करते हैं। जनता की राजनीति में ले करके आते हैं जनता को। नेक्स्ट, सरकार के अंगों के मध्य समन्वय की बात हमने करी ली। फिर सरकार पर सतत नियंत्रण का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक दल राजनीतिक जो है वो सरकार चलाता है और जो दूसरे दल होते हैं बचे हुए वो उस पर नियंत्रण रखते हैं, उसकी गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, रचनात्मक आलोचना करते हैं और उसको निरंतर उत्तरदायी बना के रखते हैं जनता के प्रति, उस पर नियंत्रण रखते हैं। क्योंकि जनता तो 5 साल बाद नियंत्रण करती है जब दोबारा चुनाव आता था, लेकिन इस बीच 5 साल के दौरान ये राजनीतिक दल ही हैं जो सरकार को नियंत्रित करते हैं और उसे रास्ते पर रखते हैं। और अंतिम बात मैंने लिखी है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपकरण है, वो अभिकरण है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं राजनीतिक दल। ये है राजनीतिक दलों के गुण। एक और बिंदु कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे अगला शेष चीज़ें अगले वीडियो में करेंगे। वो है राजनीतिक दलों के दोष, क्या कमियां होती हैं राजनीतिक दलों में। सबसे पहले दल के सदस्यों की निजता का अंत हो जाता है, उनका व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। वो दल के एक अंग बन करके जाते हैं, मशीन के जैसे पुर्जे होते हैं वैसे बन करके जाते हैं। न वो कुछ स्वतंत्रतापूर्वक बोल सकते हैं, न अपने विचार रख सकते हैं। जो दल की नीति होगी उन्हें माननी पड़ती है, पहली चीज़। यानी जिस लोकतंत्र को वो चलाने में सहायता करते हैं
उसी लोकतंत्र को ख़त्म कर देते हैं अपने अंदर, आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाता है। दूसरी बात, राष्ट्र के स्थान पर दल भक्ति को बल देते हैं। राष्ट्रभक्ति की बजाय दल के प्रति भक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं राजनीतिक दल, और जो सदस्य दल के खिलाफ जाता है उसको बाहर कर देते हैं। दलबंदी पर आधारित राजनीतिक को प्रोत्साहित करते हैं। राजनीतिक दलों की जो राजनीति होती है दलबंदी पर आधारित होती है। वो सरकार, विपक्षी दल जो है सरकार की हर बात के लिए आलोचना करते हैं, और सरकारी दल होता है वो सरकार की हर बात के लिए प्रशंसा करता है। चाहे सरकार गलत करे तो भी प्रशंसा करेगा वो, और विपक्षी दल सरकार कितना ही अच्छा काम करे तो भी आलोचना ही करता है। उनका मुख्य काम होता है अपना समर्थन बढ़ाना। नेक्स्ट, विधानमंडल जो है वो परस्पर विरोधी दलों का संघर्ष स्थल बन करके रह जाते हैं। विधानमंडल में संघर्ष करते रहते हैं, आप देखते ही हैं किस प्रकार से हंगामा होता है, काम होता नहीं है, शोर शराबा होता रहता है। तो इतना पैसा जनता का खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्यवाही पर। एक दिन में शायद 3 करोड़ का आंकड़ा मैंने कहीं पढ़ा था, 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक दिन संसद की कार्यवाही में। और सोचिए होता क्या है वहाँ पर, हंगामा होता है सिर्फ, चर्चा बहुत कम होती। फिर सांप्रदायिकता तथा संकीर्णता को बढ़ावा देते हैं कई बार राजनीतिक दल, और बहुत सारी बुराइयाँ हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा भी कुछ बातें मैंने लिखी हैं, आप अपने अनुभव से और भी बातें इसमें जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी जो है विभिन्न दल प्रणालियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।